नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु की जियोग्राफी की क्लास में। और आज हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था पहले, और हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कुछ और चीजें। जैसे कि हमने जब एटमॉस्फेयर की बात की तो वहां पर हमने एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स देखी, चाहे वो स्ट्रेटोस्फीयर हो, चाहे वो आइनोस्फीयर हो, चाहे वो एक्सोस्फीयर हो। हमने अलग अलग वहां पर लेयर्स देखी और उसमें वहां पर एक हमने जिक्र किया था ओजोन लेयर का। तो आज हम यहां पर ओजोन लेयर के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली ओजोन लेयर है क्या? ओजोन लेयर के मतलब आप ऐसे समझिए, ये बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कि ऐसे समझिए, एग्जांपल फॉर्म में बताते हैं कि ये हम अर्थ मान लेते हैं और इसको हम सन मानते हैं। सन से यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस आ रही हैं। अब डिफरेंट लेयर्स हैं। इन लेयर में ओजोन लेयर कहां पर स्थित है? अगर आप देखेंगे तो समताप मंडल का जो एरिया है यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर का, उस स्ट्रेटोस्फीयर के 90% पार्ट में। और अगर हम बात करेंगे ट्रोपोस्फीयर यानी कि हम बात करेंगे क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल के कितने 10% पार्ट में ये ओजोन लेयर स्थित है। अब ये सन रेजेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेजेज अगर सीधे आएंगी तो ये इस मंडल में यहां पर ये स्थित है ओजोन लेयर। तो अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो आ रही हैं, ये ओजोन लेयर क्या करेगी? इनको एब्जॉर्ब करेगी। क्लियर? एब्जॉर्ब करेगी। तो एब्जॉर्ब जब करेगी तो यहां से उसके बाद में जो रेजेस आएंगी तो ये ओजोन लेयर से फिल्टर होकर के आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओजोन लेयर जो है पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ये बात समझ लीजिएगा। और यहां पर ओजोन गैस की संघनता रहती है। संघनता का मतलब समझते हैं ना, एक डेंसिटी वाइज अगर हम बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा ओजोन गैस रहती है। और लगभग अगर हम ये बात करें कि इस लेयर में सूर्य की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के मतलब समझते हैं ना कि उसकी जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है या उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं, उसका लगभग 93 से लेकर के 99 मात्रा को ये अवशोषित कर लेती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंट क्या होगा, क्योंकि 93 से लेकर के 99% की अगर अल्ट्रा वायलेट रेजेस को वो एब्जॉर्ब कर रही है तो ऑब्वियसली इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे पृथ्वी को ओजोन लेयर कितनी ज्यादा गर्मी से बचाने का काम करती है। अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो एटमॉस्फेयर में 91% से अधिक, कितने? मोर देन 91%, याद रखिए, मोर देन 91% यहां पर ओजोन गैस अवेलेबल है। यहां पर ओजोन की उपलब्धता पाई जाती है। अगर कभी आपसे यह पूछा जाएगा कि ओजोन परत की खोज किसके द्वारा की गई, तो हम देख लेते हैं जल्दी से ओजोन के बारे में एक दो पॉइंट्स और हम देखते हैं। ओजोन अगर लेयर की हम बात करते हैं, किसने खोज की? खोजकर्ता का नाम जरूर जानेंगे। अगर हम खोजकर्ता की बात करेंगे तो 1913 एक डेट निकल के आती है। कितने? 1913। और 1913 में फ्रांस के एक भौतिक शास्त्री थे या भौतिकविद थे, उनका नाम था फेब्री चार्ल्स। क्या नाम था? इनका नाम था फेब्री चार्ल्स। याद रखिएगा, फेब्री चार्ल्स इनका नाम था। एक और पर्सन इनके साथ में जुड़े हुए थे, उनका नाम था हेनरी बुसोन। क्या नाम था? हेनरी बुसोन। इनके द्वारा इस लेयर को सबसे पहली बार खोजा गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर बन सकता है। फेब्री चार्ल्स का नाम याद रखेंगे आप लोग, हेनरी बुसोन का नाम याद रखेंगे। अब ये जो ओजोन लेयर है, इसकी मोटाई कितनी है? अब मोटाई किसके ऊपर डिपेंड करती है? अगर कभी हम लोग जानने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से कि उसमें जितनी भी हीट होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसकी मोटाई की बात की जाएगी। उसकी मोटाई घटती या बढ़ती रहती है। तो अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि ओजोन लेयर की मोटाई हम लोग किससे जान सकते हैं, तो इसका भी कई बार प्रयोग किया गया। अगर हम एग्जैक्ट मोटाई की बात करते हैं तो डॉप्सन यूनिट के बारे में, इसको बहुत जगह आपको डॉप्सन लिखा हुआ भी मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर कभी मोटाई की बात आएगी तो आप सीधे कह सकते हैं कि जो घटनाएं होती हैं उनके कारण क्या होता है, उनकी मोटाई वगैरह
मौसम की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है, लेकिन समताप मंडल में पृथ्वी का जो हानिकारक विकिरण है उससे बचाने का काम ये बहुत ज्यादा करती हैं। अब अगर ओजोन लेयर नहीं हो, सपोज कीजिए अगर ओजोन लेयर नहीं है, तो आप खुद समझ सकते हैं यहां पर कितनी सारी बीमारियां हो जाएंगी। अगर बीमारियों की हम लोग बात करते हैं, त्वचा कैंसर सबसे बड़ी, कि सीधे अगर आएंगी अल्ट्रावायलेट रेजेस तो क्या होगा, स्किन कैंसर होने की बिल्कुल संभावना रहेगी। दूसरा, मानव और पशुओं में याद रखिएगा डीएनए में भी बदलाव हो सकता है। क्या हो सकता है, इतना ज्यादा ये हानिकारक, अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो इतनी ज्यादा हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेजेस हो सकती हैं। तीसरा, एक क्या इसका कारण हो सकता है अगर ओजोन लेयर ना हो, तो हो सकता है इम्यूनिटी सिस्टम वीक होना। इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने का मतलब है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ओजोन लेयर का होना आवश्यक है। अगर नहीं होगी तो ये बहुत सारी डिफरेंट यहां पर डिजीज हो रही है। 16, इसीलिए क्या हुआ ये समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। समस्या क्यों बनी हुई ओजोन लेयर में, थोड़ा सा समझेंगे। अब कुछ गैसेस हैं जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। CFC बेसिकली जो रिलीज होती है वो बहुत सारी चीजों से रिलीज होती है। अब यहां पर CFC को जानने से पहले हम एक पॉइंट जरूर जानेंगे ओजोन के बारे में। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ये जो ओजोन लेयर है ये कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं ऑक्सीजन के, तो समझ सकते हो O3 इसका नाम है। तो लेयर ऑफ 3 एटम मॉलिक्यूल्स दैट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, लाइफ डिपेंड्स ऑन द ओजोन। तो सीधे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिले, 3 परमाणु बने, तो ओजोन गैस यहां पर उपलब्ध है और ओजोन लेयर वहां पर उपलब्ध है। अभी हमने बताया कि 90% का एक पार्ट में हो गया, एक लेयर में, एक लेयर में कितना हो गया, 10% का भाग हो गया। तो इसका होना आवश्यक है, इसीलिए एक विश्व के लिए पूरी समस्या बनी हुई है। समस्या क्यों बनी हुई है इस पर बात करते हैं। बेसिकली CFC गैस होती है। क्या होती है, CFC गैस होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि 2 गैसेज यहां पर हमने आपके लिए रखी हुई हैं जो ओजोन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। एक CFC का सबसे बड़ा रोल रहता है। CFC बेसिकली यूज कहां की जाती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कितना भी कूलिंग का आइटम है, कूलिंग का आइटम जैसे एयर कंडीशनर चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, इन सब में CFC होती है। और जो पैकेजिंग वाले होते हैं उनमें सब में CFC का यूज किया जाता है। होम पैकेजिंग का जो भी यूज करते हैं उनमें सब में CFC का यूज किया जाता है। अगर CFC जरा सी भी लीक होती है तो ऑब्वियसली और AC चलेगा तो CFC तो जाएगी, और जाएगी कहां, ये ऊपर जाएगी। ऊपर जाकर के ये ओजोन लेयर को नष्ट करती है, और ओजोन लेयर में इसी CFC की वजह से ही अंटार्कटिका वाला जो रीजन है वहां पर बहुत बड़ा छेद देखा गया है, बहुत बड़ा होल वहां पर हो गया है। अब अगर होल हो जाएगा तो खुद आप लोग समझ सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट रेजेस जो हैं वो सीधे पृथ्वी पर आएंगी, यहां पर बीमारियां होगी ही होंगी। इसलिए ओजोन लेयर की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम भी उठाए गए वैश्विक स्तर पर। वो वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें, एक डेट है 16 सितंबर जिसको ओजोन डे भी मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है ओजोन लेयर से। इसमें क्या किया गया, यूएनओ के सुपरविजन में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सुपरविजन में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या, बेसिकली एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर सारे कंट्रीज को बुलाया गया, और सारे कंट्रीज को बुलाने के बाद में सिग्नेचर कराए गए, सबसे हस्ताक्षर कराए गए, कि उनसे कहा गया कि आप लोग अपने कंट्री में जो ये ओजोन लेयर को जो गैसेस हानि पहुंचा रही हैं उनको क्या किया जाएगा, कम रिलीज किया जाएगा। तो इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। तो खुद ये समझा जा सकता है कि ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर के रूप में काम करती है कि जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पा रहा है। शायद अगर ये ओजोन लेयर ना हो या ओजोन लेयर नष्ट हो जाए
तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, चाहे वो स्किन कैंसर की बात हो, चाहे वो हम आपकी बात करें इम्यूनिटी सिस्टम की, चाहे वो डीएनए प्रॉब्लम की बात करें। ये सारी की सारी समस्याएं ओजोन लेयर के नष्ट होने से हो सकती है। तो ये तो बात हो गई ओजोन लेयर की। तो ओजोन लेयर से कई सारे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि ओजोन लेयर को किस यूनिट से नापते हैं। तो बिल्कुल उसकी जो मोटाई है, और उसकी कोई मोटाई फिक्स नहीं होती। जैसा हमने कहा कि जो भी वेदर में चेंजमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन या कोई भी मौसम में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये इसकी मोटाई चेंज होती रहती है। अगर कभी पूछ दिया जाए तो सीधे सीधे आप कह सकते हो डॉप्सन यूनिट। हमने दो और नाम लिए थे इनका, किसने खोज की है ओजोन लेयर की, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चूंकि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका हर एक चीज में इंक्लूड हो सकता है। अगर कभी भी आपको कोई एस्से लिखना पड़ता है तो वहां पर भी इंक्लूड हो सकता है। जियोग्राफी सेक्शन में निश्चित रूप से यहां पर देखा जा सकता है। अगर कोई पूछा जाए कौन सी गैस ओजोन लेयर को नुकसान कराती है, तो बिल्कुल सीएफसी का रिलीज कहां से होती है। तो देखिए दो चीजें आप याद रखोगे, कूलिंग वाला आइटम होगा। कूलिंग का मतलब यहां पर दो चीजें हमने ली, एक रेफ्रिजरेटर लिया, दूसरा हमने एयर कंडीशनर लिया, और तीसरा आपको बताया जो होम पैकेजिंग वगैरह का जो जहां से करते हैं तो वहां पर भी सीएफसी का यूज किया जाता है। यह तो बात हो गई हमारी ओजोन लेयर की। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? अभी हमने बात की आपके सामने ओजोन लेयर की, अब यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट देख लेते हैं कि बेसिकली आपको यहां पर दिख रहा है कि यह सन बना हुआ है, सन की रेजेस अर्थ पर पड़ रही हैं, ठीक। अब अर्थ पर पड़ रही हैं तो यानी कि अर्थ पर कुछ जो ये रेजेस पड़ रही हैं तो अर्थ का एक टेम्परेचर जो है वो यहां पर नियत रहना चाहिए। अगर अर्थ का टेम्परेचर नियत नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली क्या यहां पर जीवन संभव हो पाएगा? इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा क्यों गया है यह समझोगे। अगर आपसे कहा जाए कि पृथ्वी पर, अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर को जो ग्रीन हाउस की सतह है, ग्रीन हाउस इसलिए कहा गया कि बेसिकली जो गैसेज होती हैं, कुछ हमारे जो पृथ्वी की सतह पर गैसेज हैं उनको हम लोग ग्रीन हाउस के नाम से, ग्रीन गैसेस के नाम से जानते हैं। उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रीन गैसेस के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस नाम इसलिए पड़ा है कि ग्रीन हाउस की सतह पर इसलिए कह दिया गया कि जो भी यहां पर सीधे सारी चीजें जो ग्रीनरीज वगैरह का कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी ये ग्रीन गैसेस कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हाउस वर्ड इसीलिए यहां पर यूज किया जाता है। सूर्य की ओर से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं, ऐसे समझेंगे आपको। देखिए सूर्य की ओर से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस हैं यहां पर जैसे ही पड़ती हैं पृथ्वी के ऊपर जैसे ही पड़ती हैं तो होता क्या है कि कुछ रेजेस पड़ी, इस अर्थ ने कुछ को एब्जॉर्ब किया, यानी कि अवशोषित कर लिया। कुछ क्या हुई, यहां से वापस भी गई। क्या होगा? देखिए प्रकाश किरणों का लगभग 31% फॉर्म में लिख देता हूं मैं, 31% भाग जो है वो पृथ्वी की सतह से पुनः परावर्तित होकर, समझ सकते हैं ना, यानी कि 31% जो क्या हुआ, परावर्तित होकर दोबारा से स्पेस में चला जाता है। और जो 20% भाग है वो वातावरण के द्वारा, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपसे अगर कभी भी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि सन रेजेज आई अर्थ पर और अर्थ से यहां पर टकरा करके कुछ भाग एब्जॉर्ब किया गया, कुछ भाग क्या किया गया, वहां पर वापस स्पेस में चला गया। और ये जो एब्जॉर्ब किया गया है अवशोषित कर लिया जाता है, फिर इसे हीट में, ऊष्मा में परिवर्तित कर लिया जाता है, जो पृथ्वी के ऊपर जो सतह है पृथ्वी की उस पर मौजूद हवाओं को गर्म रखने में सहायता करता है। तो आप सीधे कह सकते हो कि ग्रीन हाउस का मुख्य काम क्या हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बहुत इजी वे में बता सकता हूं। देखिए हम मान लेते हैं सन है, ठीक, ये हमारा अर्थ हो गया। अब यहां पर ये अल्ट्रा वायलेट रेजेस पड़ रही हैं। अब हमने कहा
कि कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब कर लिया गया, कुछ पार्ट ऊपर चला गया, कुछ पार्ट ये ऊपर चला गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। अब जो एब्जॉर्ब हुआ है उससे क्या हुआ, हीट में कन्वर्जन हुआ। किसमें हुआ, हीट में, ऊष्मा में परिवर्तन हुआ, कन्वर्जन हुआ। अब ये एनर्जी करेगी क्या, ये हीट करेगी क्या, ये बेसिकली यहां की जो अर्थ है इसके टेम्परेचर को गर्म बनाए रखेगी। अगर ये ना हो, इसकी हेल्प कौन कौन करेंगे, ये जो हीट है यहां पर ग्रीन गैसेस हैं, समझ लीजिए ये बात। कौन सी गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोली जाती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण गैस है CO2। समझ लीजिए ये बात, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी गैस है, CO2। तो ये सारी की सारी गैसें जो हैं पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में जो हैं वो कार्य करती हैं और ऊष्मा को पृथ्वी पर बनाए रखती हैं। तो ये जरूरी है कि एक इसका मेन फंक्शन क्या हो गया कि अर्थ पर हीट को बनाए रखने का काम है। अगर ये ना हो, ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, तो शायद ठंड बहुत होगी। क्यों ठंड होगी, कि ऑब्वियसली क्या है, जो टेम्परेचर है ये ग्रीन हाउस गैसें टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती हैं, अदरवाइज टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि यहां पर जो गैसेस हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जरूर देखेंगे कि कौन कौन सी गैसेस हैं और उनसे क्या लाभ होता है इस अर्थ पर। लेकिन ग्रीन हाउस पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए है कि ग्रीन हाउस एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी ग्रह के वायुमंडल से विकिरण ग्रह की सतह को एक तापमान से ऊपर एक तापमान पर गर्म करता है। इसको हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं, कि ग्रीन हाउस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर में अगर हम बात करें कोई भी प्लेनेट का, किसी भी ग्रह का जो टेम्परेचर है वो एक नियत स्थिति में बना रहता है और इसके किसके बिना बना रहता है, वायुमंडल के बिना होगा। यह बात समझ लीजिएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोसेस बाय विच रेडिएशन फ्रॉम अ प्लेनेट एटमॉस्फेयर वार्म द प्लेनेट सरफेस टू टेम्परेचर अबोव व्हाट इट वुड बी विदाउट इट एटमॉस्फेयर। तो आप सीधे समझ सकते हैं कि यहां पर एक पूरा प्रोसेस होता है, जो भी हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया। यह बात हो गई आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कभी भी यह पूछा जाए कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्राकृतिक घटना है। क्या कहेंगे, एक प्राकृतिक घटना है और यह पृथ्वी की सतह को गर्म रखने में सहयोग करती है। अभी हमने बताया क्यों, क्योंकि यहां पर आ रही है एक जो अल्ट्रावायलेट रेजेस उनसे एब्जॉर्ब हो रही है अर्थ पर और उनसे एक हीट निकल रही है। जो हीट क्या करती है, यहाँ पर एक गर्मी को एक मेंटेन करने का काम करती है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि गर्म रखने में सहयोग करती है और इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं कि अगर कोई प्लेनेट है उसके एटमॉस्फेयर में विकिरण यानी कि रेडिएशन जो है वो सक्रिय है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस, तो वो रेडिएशन सभी दिशाओं में, ऑल डायरेक्शंस में उसका रेडिएशन होगा। इस विकिरण का एक हिस्सा जो है वो पृथ्वी की ओर निर्देशित होता है और इसको पृथ्वी को ये गर्म रखने का काम करता है। तो सीधा सा आप समझ सकते हो कि इसकी जो रेजेस हैं वो चारों डायरेक्शंस में काम करती हैं और जो डायरेक्शन इसका अर्थ पर पड़ता है तो वो इसको गर्म रखने का काम करता है। ये तो बात हो गई हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट के पूरे प्रोसेस की। अब यहां पर आप देख सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए ये ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट देने वाले कौन व्यक्ति थे या किसने कहा कि ये ग्रीन हाउस सिस्टम में कुछ होता है, तो उनका नाम है जोसेफ फूरियर। क्या नाम है? जोसेफ फूरियर उनका नाम है। और बेसिकली इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था ये ग्रीन हाउस वाला, ये दिया गया है 1824 में। बहुत पुराने समय में ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में या ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में इन्होंने यहां पर
बताया था। तो ये तो बात हो गई आपके ग्रीन हाउस की। अब यहां पर कुछ और नाम हैं फूरियर के बाद में जो जोड़े गए 1827 में और 1838 में, दो और डेट आई। यहां पर क्लाउड पुलेट इन्होंने एक अपना तर्क दिया और एक एविडेंस भी यहां पर दिया, और इसके बाद में एक और यहां पर भौतिक शास्त्री जुड़े। उन भौतिक शास्त्री का नाम था, जिनका नाम था जॉन टिंडाल। क्या नाम था? जॉन टिंडाल भी इनसे जुड़े, और यहां पर इन्होंने कुछ तर्क दिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उनके द्वारा जो रेडिएशन था सन का, उस रेडिएशन के बाद में जो अर्थ पर एब्जॉर्ब की रेजेस, भाई सन ने अपना रेडिएशन भेजा, ये अर्थ ने एब्जॉर्ब की, एनर्जी उत्पन्न हुई। अब जब एनर्जी उत्पन्न हुई तो इन्होंने क्या कहा कि ये ग्रीन हाउस का जो रेडिएशन है इसके बहुत सारे क्वालिटीज हैं, और उसके क्वालिटीज कहां पर दिख रहे हैं हमको? सब अर्थ पर दिख रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। तो अगर इनके नाम कभी पूछे जाए आपसे, तो नाम सीधे आप कह सकते हो, एक नाम हो गया फूरियर का, दूसरा नाम आपने देखा क्लाउड पुलेट का, और तीसरा नाम आपने देखा जॉन टिंडाल का। और इन्होंने जॉन टिंडाल का एक योगदान ये था कि इन्होंने इसके जो रेडिएशन है ग्रीन हाउस का, जो इसका विकिरण है, उसको मेजरमेंट का इन्होंने एक तरीका इजाद किया था। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज में कुछ और पॉइंट्स की। अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्या, आखिरकार इनका क्या काम होता है, कैसे एब्जॉर्बिशन होता है, क्या उत्सर्जन होता है, तो आप समझ सकते हो ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज दैट एब्जॉर्ब एंड एमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। याद रखिए, इंफ्रारेड रेडिएशन in the wavelength range emitted by earth. The most abundant greenhouse gases in earth atmospheres are। कौन कौन सी हैं इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहां पर आप सीधे एक बात समझ सकते हो, ग्रीन हाउस गैसेज हैं क्या? तो आप कहेंगे कि पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य में जो अवरक्त किरणों को अवशोषित और उत्सर्जित करते हैं, और पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको हम जल्दी से देखते हैं। कौन कौन सी हैं? वाटर वेपर, जल वाष्प, ठीक। दूसरी है बहुत महत्वपूर्ण, क्यों है महत्वपूर्ण, जो यहां पर गर्म टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रही है, वो CO2 को माना जाता है मुख्यतः। थर्ड है मीथेन, महत्वपूर्ण गैस है। आप सारे लोग जानते हैं मीथेन का बहुत यूज होता है, खासकर गोबर गैस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें होता है मीथेन का यूज, और बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स में भी मीथेन का यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग N2O बोलते हैं, याद कर लीजिए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछा जाता है। कौन सी ग्रीन हाउस, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें पूछ दिया गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक। ओजोन, अभी बात की हमारे वायुमंडल में ओजोन बहुत मात्रा में है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह भी गर्मी उत्पन्न करती है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यह सारी की सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल होती है। अब ऑक्सीजन मत लगा दीजिएगा, ग्रीन हाउस गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम में जब भी देता है तो वहां पर ऑक्सीजन जरूर वहां पर दिया जाता है। O3 को तो माना जाता है, लेकिन O2 को वहां पर नहीं माना जाता है। ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हो गई बहुत सारी। तो ये ग्रीन हाउस गैसेज आप लोग अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन मिलेगा। अब बात करेंगे हम लोग वेदर की एक और कंडीशन की, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं? अब ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें एक बात समझ में आती है कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के मतलब क्या हुए, क्या मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग के मतलब की बात करें तो ग्लोबल के मतलब हो गया, हम समझ सकते हैं अर्थ, ठीक। वार्मिंग का मतलब हो गया गर्म हो रहा, यानी कि पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। जैसा कि आप पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि अर्थ के ऊपर कितना धुआं है, यह फैक्ट्रीज का धुआं आपको दिख रहा है। तो पृथ्वी जब गर्म हो रही है, उस गर्म होने के कारण क्या क्या होगा,
ऐसी समस्या को कहा जाता है जियोग्राफी में ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण होने वाले मौसम परिवर्तन, इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने एक बात कही है, उनका कहना है कि आने वाले समय में, जो समय आएगा अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो क्या होगा, यहां पर सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न होगी। किसी ने कहा है कि चाहे हम लोग बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वार से ज़्यादा बड़ी समस्या इस समय विश्व में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मानी जाती है। अब ग्लोबल वार्मिंग का कारण अगर हम बात करें तो कारण सीधा सा है, पृथ्वी पर जो गर्मी बनी हुई है वो गर्मी जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, उसके एटमॉस्फेयर में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गर्मी होगी ना। अब 21वीं सदी की यह सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। अब जब 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है तो इसके लिए भी इंटरनेशनल स्तर पर कदम उठाया गया कि आखिरकार ये जो पृथ्वी इतनी गर्म हो रही है इसके टेम्परेचर को कैसे नियंत्रण किया जाए। तो इसके लिए भी बहुत सारे देशों ने मिलकर के इसके टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे देशों ने योजना बनाई है कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। अब हम एक पिक्चर के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, यहां पर देखिए सेम फिगर है लगभग सभी में। सन है, एक अर्थ है, सन से अल्ट्रावायलेट रेजेज आ रही हैं अर्थ पर, ओजोन लेयर इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, अब ओजोन लेयर अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑब्वियसली ये बहुत सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, बचा हुआ हीट यहां पर आया। ठीक, अब यहां पर जब आया हीट तो कुछ हीट यहां पर भी एब्जॉर्ब हुआ, कुछ क्या हो गया, वापस चला गया। ये जितने एब्जॉर्ब हुआ है यहां पर एनर्जी उत्पन्न हुई, अभी बात की हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ठीक, इसने वातावरण को गर्म रखा। तो एक समस्या ये निकल के आती है कि हमको एक तरफ हमने अभी बताया आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक, और हमने कहा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के एक ऐसा इफेक्ट है जिसके माध्यम से कि पृथ्वी पर यहां पर जीवन संभव हो पा रहा है। अगर शायद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो यहां पर बहुत ज्यादा ठंडी हो। ठीक, ऐसा हमने बताया अभी आपको। अब यहां पर एक कंट्राडिक्शन ये होता है, समझने में ऐसा लगता है कि भैया ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना हुआ है, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्या ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो CO2 होता है वो गर्म होता है, आप जानते हैं ना, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां मात्रा में है, कह सकते हैं कि जो यहां का टेम्परेचर सबसे ज्यादा मैनेज करने का काम करता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं यहां पर पृथ्वी पर जो मानव के द्वारा यहां पर संचालित की जा रही हैं, और उससे यहां पर एक इतनी जबरदस्त, इतनी विकट गर्मी हो गई है। उस गर्मी से जो पृथ्वी एकदम गर्म हो चुकी है, इसी घटना को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कुछ हम लोग पॉइंट जरूर देख लेते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो समझ गए होंगे, शायद हमने पिक्चर से समझा दिया। लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज समझना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग इज अ लॉन्ग टर्म राइज in the average temperature of the Earth's climate system and aspect of climate change shown by the temperature measurements and by the multiple effects of the warming. It means global warming पृथ्वी की एक जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक दीर्घकालिक वृद्धि है। यहां पर समझिएगा, जो पृथ्वी का नॉर्मल टेम्परेचर बना हुआ है, इसमें एक तो वृद्धि हुई, वृद्धि के बाद में लगातार बढ़ता रहे,
तो इस घटना को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। लगातार बढ़ता रहेगा, ठीक। तो आप कहेंगे जो पृथ्वी का तापमान है और उसका वो जो वार्मिंग है उसके प्रभाव द्वारा जो जलवायु परिवर्तन होगा। अब जलवायु परिवर्तन क्या हो सकता है? हिमालय के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, नदियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, सूखे की संभावना हो सकती है। आप कहेंगे कि जाड़े में गर्मी लग रही है, गर्मी में ठंड का एहसास हो रहा है, नदियां हिमालय जो हैं, जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, पिघल रहे हैं। इन सबका कारण कहीं ना कहीं यहां पर जो समस्याएं हो रही हैं उसका प्रभाव हमको ऊपर दिखता है, और जैसे ही वहां से वेदर डिसबैलेंस होगा तो इसी घटना के कारण बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसीलिए इसको 21वीं सदी की सबसे बड़ी समस्या के रूप में माना गया है। यह तो बात हो गई पूरी ग्लोबल वार्मिंग की। अब यहां पर ग्लोबल वार्मिंग के कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग मॉडरेट टाइम में मॉडरेट एस्पेक्ट से बात करते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तनों के जो रेफरेंसेस हैं उनको आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग और इसके प्रभाव दोनों शामिल हैं, जैसे कि वर्षा में परिवर्तन होना और क्षेत्र द्वारा अलग अलग प्रभाव। यानी कि कहीं पर कोई और प्रभाव है, वर्षा ज्यादा हो रही है, कहीं पर एकदम सूखा है, या कहीं पर बाढ़ आ गई है, कहीं पर पानी की उपलब्धता नहीं है, तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल वार्मिंग। तो आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को क्यों 21वीं सदी की एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में माना गया है। तो आज का हमारा यह सेशन यहां पर कंप्लीट होता है। 3 हमने आपसे जो कॉन्सेप्ट वाला सेक्शन था उसके हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, उनको डिटेल में बताया भी। पहला हमने बात की ओजोन लेयर की, दूसरी हमने बात की ग्रीन हाउस इफेक्ट की, और तीसरी बात हुई ग्लोबल वार्मिंग। तीनों जुड़े हुए हैं। अब तीनों कैसे जुड़े हैं हल्का सा समझेंगे, ठीक। देखिए, अर्थ, ये हो गया सन, नीचे अर्थ हो गया, सब जुड़े हुए हैं अल्ट्रावायलेट रेजेस से। ये हमारा एटमॉस्फेयर लेयर हो गई, इन्हीं में ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हेल्प करती है, आप समझ रहे हैं ना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? इस अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। लेकिन जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात आएगी तो हम कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग में क्या समस्या होगी कि भाई ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होगी। जब गर्मी होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, तो धरती ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, फैक्ट्रीज हैं, या इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं, या कुछ ऐसी गैसेज हैं जो यहाँ पर पृथ्वी के वातावरण को बहुत ज़्यादा गर्मी जब मिलती है उनको, तो वो हीट जो है उसके कारण पृथ्वी का क्षरण हो रहा है। इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। तो तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। आप अगर कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में निश्चित रूप से आएगा। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मुलाकात होगी जियोग्राफी की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।